Hello everyone, welcome to OK Physics. I am your physics faculty Amit Sharma. Today we are going to start another interesting session which is about Kirchhoff law and some devices. Basically ये हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है. करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट सेशन के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करे थे. कहां तक? मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल तक. तो आज उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज के सेशन में हम किरचॉफ लॉ और कुछ डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं. डिवाइसेस में हमारे कौन कौन से पार्ट होंगे? तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज को, स्लाइड वायर ब्रिज को और पोटेंशियोमीटर को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो आज के सेशन में जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा किरचॉफ लॉ. तो किरचॉफ के दो लॉ होते हैं. एक होता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ जिसे तुम किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हो या जंक्शन रूल भी कहते हो, और दूसरा होता है किरचॉफ सेकंड लॉ जिसे किरचॉफ सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ या फिर उसे लूप रूल भी कहते हैं. तो स्टार्ट करते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जिसका दूसरा नाम होता है जंक्शन रूल. अब ये सबसे पहले समझो जंक्शन क्या होता है. तो जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे दो से ज्यादा वायर मिलते हैं. मोर देन टू वायर मीट. एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो से ज्यादा वायर मिल रहे हैं ना, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक ये वायर है, एक ये वायर है और एक ये वायर है. ये तीन वायर दिख रही है ना तुम्हें, ये तीनों वायर इस पॉइंट पे मिल रही है, तो इस पॉइंट को तुम क्या कहोगे? जंक्शन कहोगे. क्लियर? जैसे कि मान लो एक ये वायर इस तरीके से गई, एक वायर मान लो कुछ इस तरीके से जा रही है और फिर इस तरीके से जा रही है, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया? मान लो ये पॉइंट Q है, तो ये भी क्या हो गया? जंक्शन. यानी जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दो से ज्यादा वायर मिले या दो से ज्यादा वायर को तुम जोड़ रहे हो, तो उस पॉइंट को तुम क्या कहते हो? जंक्शन कहते हो. क्लियर? तो यहां पे भी इस डायग्राम में भी देखो ये P पॉइंट क्या है? जंक्शन. क्यों? क्योंकि P पॉइंट पे तुम्हें चार वायर दिख रही है ना. P पॉइंट पे कितने वायर दिख रही है? चार वायर. एक में क्या करंट है? I1, एक में है I2, एक में है I3 और एक में है I4. क्लियर? जंक्शन समझ में आ गया. अब ये जंक्शन रूल क्या कहता है? जंक्शन रूल कहता है द सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन इज इक्वल्स टू 0. यानी जंक्शन पे अगर तुम जितने भी करंट वहां पे आ रहे हैं या वहां से जा रहे हैं, उन सबका अगर सम करो ना, उनका सम हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है. या फिर एक और ही बहुत ही सिंपल से वर्ड में बताऊं तो जंक्शन रूल क्या कहता है? सम ऑफ द करंट कमिंग टुवर्ड जंक्शन, सम ऑफ द करंट कमिंग टुवर्ड जंक्शन is equals to sum of the current moving away from the junction. यानी ये रूल क्या कहता है कि जो करंट जंक्शन की तरफ आ रही है उसका सम किसके बराबर होता है? जो करंट जंक्शन से दूर जा रही है उसके बराबर होता है. तो जंक्शन की तरफ देखो कौन कौन आ रहा है. तो एक तो मुझे I1 आता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरा I4. तो सम ऑफ द करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन यानी I1 प्लस I4 इज इक्वल्स टू सम ऑफ द करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. तो जंक्शन से दूर जाता हुआ कौन दिखाई दे रहा? I3 और I2. तो इक्वल्स टू I3 प्लस I2. यही कहता है जंक्शन रूल. इसी को अगर फर्दर और आगे सॉल्व करो तो तुम्हें क्या दिखेगा? I1 प्लस I4 माइनस I3 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0. क्लियर? यानी I1 प्लस I4 माइनस I3 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0. तो इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, I1 प्लस I4 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है? अब क्या मैं ये जो यहां पे लाइन लिखी इसको ये कह सकता हूं समेशन ऑफ करंट इज इक्वल्स टू 0. समेशन ऑफ करंट इज इक्वल्स टू 0 कहां पे? एट जंक्शन. ठीक है? यही कहता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ. किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यही कहता है सिंपल कि भाई जंक्शन पे जो हमारा टोटल करंट होगा ना, उन सबका सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर. अब यहां माइनस साइन प्लस साइन क्या होता है इसे भी समझ लो. जो करंट टुवर्ड द जंक्शन आएगी उसे तुम क्या लोगे? पॉजिटिव. और जो करंट अवे फ्रॉम जंक्शन जा रही होगी उसे तुम क्या लोगे? नेगेटिव.
तो यहाँ पे देखो I1 किधर है, टूवर्ड द जंक्शन है क्या, तो I1 हमारा क्या आएगा पॉजिटिव, I4 भी किधर मूव कर रहा है टूवर्ड द जंक्शन, तो ये भी क्या आएगा पॉजिटिव, I2 क्या आएगा नेगेटिव और I3 भी क्या आएगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये जंक्शन से दूर जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे भी माइनस साइन। क्लियर, तो दिस इज योर किरचॉफ फर्स्ट लॉ व्हिच इज आल्सो नोन एज जंक्शन रूल या फिर करंट रूल। क्लियर, चलो अब इस रूल के अंदर एक बात ध्यान रखना, जो जंक्शन होता है ना हमारा, ये जो पॉइंट P जंक्शन है, ये जंक्शन ना ही तो सोर्स होता है ना ही सिंक होता है, यानी ये P पॉइंट जंक्शन ने ना ही तो करंट को प्रोड्यूस किया ना ही तो करंट को एब्सॉर्ब किया। इसका काम क्या है भाई, कुछ डायरेक्शन से करंट आई तो वहां से डायरेक्शन से करंट आई और कुछ डायरेक्शन में करंट चली गई, तो वो एक पॉइंट है जंक्शन जहां पे आने और जाने वाले करंट को जस्ट वो जोड़ रहा है, उस पॉइंट को तुम क्या कहोगे जंक्शन, और इससे ज्यादा कुछ काम नहीं होता है जंक्शन का। क्लियर, यानी जंक्शन इज नाइदर अ सोर्स नाइदर अ सिंक, तो ये चीज भी तुम ध्यान रखना, जंक्शन इज नाइदर अ सोर्स नाइदर अ सोर्स नॉर अ सिंक, ना ही तो ये सोर्स होता है ना ही सिंक होता है। क्लियर, चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे और कुछ और पॉइंट देखते हैं जंक्शन के बारे में। तो देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या कहता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज करंट लॉ, जिसे अभी हमने देखा, एंड दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ ना ही तो चार्ज जंक्शन पे क्रिएट हो रही है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चार्ज क्या है, कंजर्व। क्लियर, चलो अब आते हैं किरचॉफ के सेकंड रूल पे, जिसे लूप रूल भी कहते हैं या फिर वोल्टेज रूल। ये रूल क्या कहता है, अच्छा ये रूल क्या कहता है, इससे पहले एक पॉइंट समझो कि ये रूल कब एप्लीकेबल है। ये रूल हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास कैसा लूप हो, एक क्लोज लूप हो, यानी एक बंद लूप होगा, तभी हम किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा एक पूरा का पूरा सर्किट दिख रहा है, लूप दिख रहा है, और ये लूप पूरा क्या है भाई, ये क्लोज लूप है, तो यहां पे तुम किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हो। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है, ये कहता है अराउंड एनी क्लोज लूप, किसी भी क्लोज लूप के अंदर जो सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इक्वल्स टू 0 होता है। यानी इस क्लोज लूप के अंदर जहां जहां भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है या जहां जहां भी चेंज इन पोटेंशियल हुआ है, उन सबका अगर सम करोगे तो सम तुम्हें किसके बराबर मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कहां कहां तुम्हारा पोटेंशियल चेंज होगा, एक इस E1 EMF, एक ये रेजिस्टेंस, फिर E2 EMF और फिर ये R2 रेजिस्टेंस, यहीं पे तो पोटेंशियल चेंज होगा। तो इन चारों पॉइंट का जो चेंज इन पोटेंशियल होगा, इसका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के बराबर होगा। ये कहता है किरचॉफ का सेकंड लॉ, यानी किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है, सम ऑफ डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, तो सम का मतलब समेशन, डेल्टा V यानी चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू 0, लेकिन ये कहां है, एक क्लोज लूप के अंदर है। क्लियर, अच्छा इसी को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ये क्या कहता है, एक तरीके से और समझाता है किरचॉफ का सेकंड लॉ, वो क्या बताता है, सम ऑफ द EMF, क्या, सम ऑफ द EMF, यानी कहने का मतलब उस क्लोज लूप के अंदर जितने भी हमारे सेल लगे होंगे उन सबके EMF का सम, तो उन सबके EMF का सम मैंने मान लिया डेल्टा E इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी IR, यानी सम ऑफ द EMF इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द IR, यानी जहां जहां पे IR यानी रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ द EMF के बराबर होगा। क्लियर, तो ये कहता है किरचॉफ का सेकंड लॉ। अब देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ो। ये क्या कह रहा है, अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ अ नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, यानी चेंज इन पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम मस्ट बी 0। क्लियर, दूसरा क्या कह रहा है, और के बाद क्या कह रहा है, अलजेब्रिक सम ऑफ EMF, जो कि हमने लिखा ना समेशन ऑफ E in any loop of a circuit is equal to the sum of product of current and resistance, यानी करंट एंड रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के सम के बराबर होगा, यानी IR क्या हो गया, I into R हो गया, इसका सम यानी समेशन। क्लियर, तो ये कहता है किरचॉफ का सेकंड लॉ।
तो किरचॉफ का सेकंड लॉ एक क्लोज लूप में हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब इस रूल को अप्लाई करने जाए तो एक साइन कन्वेंशन होता है, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। और वो साइन कन्वेंशन क्या होता है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्या है साइन कन्वेंशन देखते हैं। जरा यहां देखो डायग्राम ध्यान से देखो। तुम्हें ये तो पता है कि करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। हाई से लो की तरफ करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब यहां पे क्या कहता है, रूल क्या कहता है, ध्यान से समझना। मान लो कि तुम ए से बी की तरफ जा रहे हो, यानी इधर से इधर जा रहे हो, ए से बी की तरफ तुम जा रहे हो और करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। क्लियर? तो वहां का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे तुम क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। क्यों? क्योंकि करंट कहां से कहां मूव करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी तुम ए से बी की तरफ जा रहे हो, तो ए कैसा है, तो ए है तुम्हारा हाई पोटेंशियल और बी कैसा पॉइंट है, तो बी है तुम्हारा लो पोटेंशियल। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा करोगे ना, वीवी माइनस वीए जैसे यहां कर रखा है। और वीवी माइनस वीए में से हाई कौन है, तो ऑब्वियसली वीए इज द हाई पोटेंशियल, क्योंकि करंट ए से बी की तरफ आ रहा है। क्लियर? तो BA इज द हाई पोटेंशियल एंड BB इज द लो पोटेंशियल। तो लो में से हाई को माइनस करोगे तो ऑब्वियसली वैल्यू विल बी नेगेटिव। क्लियर? तो जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो करंट भी उसी डायरेक्शन में हो, तो वहां का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। अब इसके जस्ट ऑपोजिट कर लो। मान लो जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वहां का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? मान लो तुम जा रहे हो किधर, ए से बी, ए से बी, ये रहा ए और ये रहा बी, यानी तुम्हारी डायरेक्शन ये है, देखना ये नीचे एक एरो बना हुआ है, ये है तुम्हारी डायरेक्शन। और करंट कहां मूव कर रहा है, बी टू ए। तो अब बी क्या हो गया, बी इज हाई पोटेंशियल एंड ए इज लो पोटेंशियल। क्लियर? तो अब वीवी माइनस वीए करोगे तो वी क्या है भाई, तो वी इज हाई पोटेंशियल एंड ए इज लो पोटेंशियल। तो यहां का पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर? तो समझ में आ गया कहां का आईआर पॉजिटिव लेना और कहां का आईआर नेगेटिव लेना है। तो भाई आईआर पॉजिटिव कहां का होगा, कि अब जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं लूप में, अगर करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखे तो वहां का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे क्या ले लो, पॉजिटिव। और दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो क्या ले लो, नेगेटिव ले लो। क्लियर? इसी तरीके से ईएमएफ का भी कॉन्सेप्ट समझो। मान लो तुम ए से बी की तरफ जा रहे हो, यानी तुम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ अगर जा रहे हो, तो तुम कहां जा रहे हो, लो से हाई पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि नेगेटिव इज लो एंड पॉजिटिव इज हाई पोटेंशियल। यानी तुम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ गए, तो वहां का जो ईएमएफ होगा तुम क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, प्लस ही लोगे। क्लियर? लेकिन अगर यही तुम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ गए, यानी हाई टू लोगे, तो वहां का जो ईएमएफ होगा वो तुम क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। क्लियर? आगे बात समझ में? ठीक है। अब अप्लाई करते हैं अपना ओम्स लॉ, क्योंकि अब हमें सारी चीजें ओम्स लॉ के अंदर समझ में आ गई है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं तुमसे कहूं कि कितने क्लोज लूप दिख रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ पे ओवरऑल 3 क्लोज लूप दिख रहे हैं। एक ये, ठीक है, एक ये क्लोज लूप है, एक ये क्लोज लूप है, ठीक है, और एक ये पूरा का पूरा क्लोज लूप है। तो यहाँ पे मैं कुछ नेमिंग कर देता हूं, ए बी, इसको मैं सी डी मान लेता हूं, इसको ई और इसको एफ। ठीक है, मान लो इनमें से कोई एक क्लोज लूप तुम कंसीडर कर लो। कौन सा क्लोज लूप कंसीडर करोगे बताओ? चलो ऐसा करते हैं, ये नीचे वाला कंसीडर कर लेते हैं, ए डी सी बी ए। क्लोज लूप कब माना जाएगा, जहां से तुम शुरू कर रहे हो वहीं पे तुम खत्म करो। तो अगर मैं ए से चलना स्टार्ट कर रहा हूं, ए से डी गया, फिर डी से सी, सी से बी, तो वापस मुझे कहां आना पड़ेगा, ए, तभी वो पूरा का पूरा क्लोज लूप होगा। तो मैंने एक ए डी सी बी ए अपना एक क्लोज लूप कंसीडर किया। तो अगर ये क्लोज लूप है तो मैं यहां पे अपना किरचॉफ लॉ अप्लाई कर सकता हूं। तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है, किरचॉफ लॉ ये भी तो कहता है सम ऑफ द ईएमएफ इज इक्वल्स टू सम ऑफ द आईआर, कहता है ना। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको यूज करते हैं, करो यूज फटाफट से। तो यहां पे देखो, सबसे पहले जब मैं ए से डी की तरफ गया, कहां, ए से डी की तरफ गया, तो यहां मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, कोई ईएमएफ नहीं दिख रहा, तो यहां पे कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं डी से इधर जा रहा हूं सी की तरफ, एक बड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। और ऑब्वियसली करंट हमारा इधर मूव करेगा, कितना, I1 प्लस I2, जो सर्किट में दिया हुआ है। तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, हम भी किधर जा रहे हैं, डी से सी, और करंट भी किधर जा रहा है, डी से सी। तो यहां पे जो हमारा करंट, जहां यहां पे जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, माइनस
I1 प्लस I2 और इनटू में R। क्लियर? अब फिर से C से B पे गए तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। अब जब मैं B से A की तरफ जाने लग रहा हूं तो मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा है R2, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या दिखा मुझे? R2 एक रेजिस्टेंस दिखा, ठीक है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब मैं भी B से A जा रहा हूँ, करंट भी B से A की तरफ जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या है? जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में करंट है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ जाएगा? माइनस का। क्या आ जाएगा यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे क्या था, बात समझना ध्यान से। ये जो E1 बैटरी है ना ऊपर, इसने हमें कितना करंट दिया? इसने हमें I1 करंट दिया। और ये जो E2 बैटरी है, इसने हमें कितना करंट दिया? I2 करंट दिया। और यहाँ पे आके, यहाँ से नीचे आके दोनों ऐड हो गए। ऐड होके क्या बन गया? I1 प्लस I2। यही I1 प्लस I2 यहाँ पहुंचा। लेकिन ये I1 प्लस I2 जैसे ही ये B जंक्शन पे पहुंचेंगे, क्लियर? तो बैटरी का रूल क्या होता है कि उसने जितना करंट दिया है उसको वापस उतना करंट चाहिए, ठीक है? तो यहां से जैसे ही B पॉइंट पे I1 प्लस I2 करंट पहुंचेगा तो I1 अपने इस वाले पाथ में चला जाएगा, किसको? क्योंकि I1 को वापस से इस E1 बैटरी तक पहुंचना है और I2 करंट इस E2 के पास चला जाएगा। यानी अब इस वाले सर्किट में कितना करंट जा रहा है? सिर्फ I2 जा रहा है। तो इस R2 के पास कितना करंट गया? I2 करंट गया। R2 के पास, स्मॉल R2 के पास I2 करंट गया, तो माइनस I2 इंटू R2। क्लियर? अब जब मैं यहाँ पे बैटरी की तरफ पहुंचा और आगे पहुंचा तो मुझे एक सेल दिख रहा है जिसका EMF है E2। क्लियर? ओके। अब जब मैं यहाँ पहुंचा तो इसका EMF मुझे क्या दिख रहा है? E2 दिख रहा है। तो मैं कहां से कहां जा रहा हूँ? नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूँ क्या? तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने का मतलब क्या है कि भाई मैं लो से हाई पोटेंशियल पे जा रहा हूं, तो इसका EMF क्या लूंगा? मैं पॉजिटिव लूंगा। तो इक्वल्स टू में मैंने EMF क्या ले लिया? प्लस का E2। क्लियर? बात आई समझ में? तो इस साइड क्या हो गया? इस साइड हो गया समेशन ऑफ IR, ठीक है? और इस साइड क्या हो गया? समेशन ऑफ E। तो समेशन ऑफ E इज इक्वल टू द समेशन ऑफ IR। क्लियर? बात आई समझ में? चल, तो जिस तरीके से हमने ये इस वाले लूप में अप्लाई किया, वैसे ऊपर वाले लूप में भी अप्लाई कर दो। चलो, ऊपर वाला भी मैं लूप डिसाइड कर ले रहे हैं। ऊपर वाला कौन सा लूप लें बताओ? चलो ये पार्ट डिसाइड कर लेते हैं। ये E था ना, तो हम डिसाइड करते हैं A E F B। A E F B थोड़ा चेंज करते हैं। तो अब जय ध्यान से देखो, जब तुम A से E की तरफ जा रहे हो, ऑब्वियसली तुम A से E जा रहे हो, करंट E से A आ रहा है, ऑपोजिट है, बट यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है क्या? नहीं है, ठीक है? अब E से जैसे ही आगे बढ़े तो तुम्हें क्या दिख रहा है? एक सेल दिख रहा है जिसका EMF कितना है? E1 है। तो तुम कहां से किधर मूव कर रहे हो? सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, बेसिकली बैटरी है, ठीक है? तो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी हाई टू लो जा रहे हो, तो क्या लोगे? माइनस का E1 लोगे। क्लियर? और फिर जब आगे बढ़ रहे हो तो देखो करंट इसमें इधर मूव कर रहा है, कि इसमें करंट कितना मूव कर रहा है? I1, यानी करंट इधर मूव कर रहा है, तुम इधर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। तुम्हारी मूवमेंट इधर है ना, E से F की तरफ, और करंट किधर मूव कर रहा है? F से E की डायरेक्शन में। तो इधर मैं लिखता हूं EMF और इधर लिखूंगा ये, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का I1, सॉरी प्लस का I1 इंटू R1, प्लस का आएगा ये, ठीक है? उसके बाद फिर नीचे आया मैं, ठीक है? F से B की तरफ आया तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। फिर B से मैं आगे मूव कर रहा हूं, किधर मूव कर रहा हूं? R2 की तरफ। तो B से जब मैं R2 की तरफ मूव कर रहा हूं तो जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूं उसी डायरेक्शन में करंट भी है, तो मैं इसे क्या लूंगा? पॉजिटिव का I2 इंटू R2। और फिर इस E2 को भी मैं क्या लूंगा? नेगेटिव का। तो E2 का तो इधर लिख लूंगा, है ना? E2 को सॉरी पॉजिटिव कर लूंगा। तो माइनस E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू I1 R1 माइनस I2 R2। तो एक इक्वेशन ये बन गया क्या भाई हमारे पास? एक इक्वेशन ये बन गया। तो इस तरीके से इक्वेशन हम बन जाएंगे हमारे पास कई सारे। पूरे लूप में भी ले लोगे, मान लो तुमने ये डिसाइड कर लिया D C F E D, ये डिसाइड कर लिया, तो यहां से भी एक इक्वेशन बन सकता है ना। तो इन इक्वेशन को जब आपस में सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके तुमसे करंट की वैल्यू पूछ सकता है, तो करंट की वैल्यू फाइंड कर लोगे। हो सकता है कोई रेजिस्टेंस पूछे तो वो रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो। तो इस तरीके से किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी किरचॉफ का सेकंड लॉ एक क्लोज लूप में हम अप्लाई करते हैं। बात आई समझ में? क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। नेक्स्ट आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज देखो क्या काम करता है। इसका काम क्या होता है कि हमारे पास ना बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है,
कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रजिस्टर। 5 होते हैं लेकिन एक अनबैलेंस्ड हो जाता है जो इसमें करंट नहीं जाता, भी समझेंगे उसे। कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रजिस्टर, जिसमें से 3 जो होते हैं वो नोन होते हैं, यानी 3 रजिस्टर ऐसे होते हैं जिनके रेजिस्टेंस की वैल्यू तुम्हें पता होती है, और एक क्या होता है, एक होता है अननोन जिसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रजिस्टर इन विच वन रेजिस्टेंस या वन रजिस्टर इज अननोन और उसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। क्लियर? चलो, अब होता क्या है ये ना, व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, यानी बैलेंस कंडीशन पे काम करता है। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है इसको भी समझ लो। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज उसे कहते हैं जब ये बिल्कुल ये जो मिडल पोर्शन दिख रहा है ना, बी और डी, इस वाले सर्किट के अंदर कितना करंट हो? जीरो करंट हो। इस वाले सर्किट के अंदर कितना करंट हो भाई? जीरो करंट हो। यानी जीरो करंट कब फ्लो करेगा? जब पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी, यानी बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम हो जाए तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि करंट कब फ्लो करता है? व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी फ्रॉम हाई टू लो फ्लो करता है। अब जब दोनों का पोटेंशियल सेम ही कर दिया है तो करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा ना, यानी बी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो ये जो बीडी सर्किट है, इस बीडी सर्किट में जो तुम्हारा करंट होगा वो क्या होगा? जीरो। और ऐसा अगर कुछ होता है तो उस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम क्या कहते हैं? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जब भी ये अननोन चौथा जो रजिस्टर हो फाइंड जब भी करेंगे तो हमें व्हीटस्टोन ब्रिज को किस कंडीशन पे रखना होगा? बैलेंस वाले कंडीशन पे रखना होगा, यानी बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल तुम्हें सेम करना पड़ेगा। क्लियर? और ऐसा हुआ तो क्या होता है? जब कभी ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज तुम्हारा बैलेंस हो जाए तो होता यह है कि P अपॉन R इज इक्वल्स टू Q अपॉन S, यानी P बटे R किसके बराबर हो जाता है? Q बटे S। अभी प्रूव भी कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, अब यहां से मान लो तुम्हारा जो भी एक अननोन रजिस्टर होगा, मान लो P अननोन रजिस्टर है तुम्हारा, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q बाई S इंटू R। बात आई क्या समझ में? तो दिस इज द कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज का रिजल्ट यही आता है, और उसके हेल्प से हम चौथा रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब ये होता कैसे, इसको भी हम समझते हैं। ठीक है, इसकी प्रूविंग है जो कभी कभी एग्जाम में हमसे पूछ लेता है। चलो, अब देखो यहाँ पे हम इसको ट्राई भी कर लेते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रजिस्टर। ओके, P Q R S हमारे पास 4 रजिस्टर है, इसमें से एक अननोन, मान लो P जो है वो अननोन रजिस्टर है जिसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। अब हमें ये तो पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का रिलेशन क्या कहता है? कहता है P अपॉन R इक्वल्स टू Q अपॉन S। अब ये इस इक्वेशन का यूज करके तुम फाइंड कर सकते हो, बट इसको ड्राइव कर लेते हैं। चलो ड्राइव करते हैं। यहाँ पे देखो लूप दिख रहा है, एक लूप दिख रहा है मुझे A B D है, तो मैं एक लूप ले रहा हूं, लूप A B D, और इस लूप में मैं अप्लाई कर रहा हूं किरचॉफ लॉ, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, शॉर्ट में लिख रहा हूं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी सेकंड लॉ अप्लाई कर रहा हूं। मैं ए से बी जा रहा हूं, मान लो बैटरी है, बैटरी ने मुझे करंट इस डायरेक्शन में दिया, बैटरी ने आई करंट दिया। ठीक है, अब ये आई, इसमें I1 पार्ट करंट का इधर गया है और I2 इधर गया है। क्लियर? अब I1 करंट मान लो बी पे पहुंचा, तो बी पॉइंट इज अ जंक्शन, क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वायर है, यहाँ पे एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, 3 वायर दिख रहे हैं बी पॉइंट पे। तो I1 करंट जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा, मान लो कुछ पार्ट करंट का यहाँ चला गया, इसे मान लिया मैंने IG। ठीक है, तो इधर कितना जाएगा? इधर जाएगा I1 माइनस IG। क्लियर? बात आगे समझ में? अब I2 करंट यहां से मूव करता हुआ D पॉइंट पे पहुंचेगा, D पॉइंट फिर से जंक्शन हो, ऊपर से ये वाला करंट IG नीचे आ जाएगा, तो इस S के अंदर कितना करंट जाएगा? इधर से I2 आ रहा है, इधर से IG आ रहा है, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? I2 प्लस IG करंट। और वापस से जब C पॉइंट पे इधर से I1 माइनस IG आएगा और इधर से I2 प्लस IG आएगा, तो IG से IG कैंसिल, I1 प्लस I2 फिर से मिलके क्या बन जाएगा? I, और बैटरी के पास वापस से कितना करंट चला जाएगा? I। क्यों? क्योंकि बैटरी ने हमें कितना करंट दिया था भाई? I करंट दिया। क्लियर?
ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब अप्लाई करो, तो यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो। कौन से लूप में? ए बी डी ए में। ठीक है, फटाफट से अप्लाई करते हैं। तो देखो, जब मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं करंट की उसी डायरेक्शन में, तो तुम इसे क्या लिख सकते हो? माइनस I1 भी लिख सकते हो क्या? फिर जब मैं बी से डी की तरफ जा रहा हूं तो जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो ये क्या आ गया? माइनस IGG। क्लियर? और जब मैं डी से ए की तरफ जा रहा हूं तो मैं जिस डायरेक्शन में हूं करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, भाई मैं डी से ए जा रहा हूं, करंट ए से डी की तरफ आ रहा है, तो इसे तुम क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। क्या? I2 into R equals to 0। अच्छा, अगर मैं इन तीनों को उठा के दूसरी तरफ इक्वल्स टू के उधर भेज दूं जिधर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? I1P जो माइनस का है ये प्लस का बन जाएगा, और IGG जो माइनस का है वो भी प्लस का बन जाएगा, और I2R जो हमारा प्लस का है वो क्या बन जाएगा? माइनस का, यानी I2R equals to 0। तो एक इक्वेशन हमें ये मिली है। क्लियर? अब यहीं पे कुछ चीजें और यहां पे समझो। यहीं पे अब मैं दूसरा लूप ले रहा हूं, दूसरे साइड का मैंने लूप ले लिया। कौन सा? BCDB। BCDB। क्लियर? अब जब मैं B से C की तरफ जा रहा हूं तो जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं करंट भी उसी डायरेक्शन में, मैंने लिया यहाँ पे माइनस I1 माइनस IG इंटू Q। क्लियर? फिर मैं C से D की तरफ जा रहा हूं। क्लियर? तो जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं क्या लूंगा? पॉजिटिव लूंगा। I2 प्लस IG और इनटू में S। ठीक है? फिर जब मैं D से B की तरफ गया वापस, तो क्या दिख रहा है? मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां भी क्या लूंगा मैं? प्लस का IGG इक्वल्स टू 0। क्लियर? बात आई समझ में? अच्छा, अगर इसे भी उठा के मैं दूसरी तरफ भेज दूं तो क्या हो जाएगा? जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा। क्या? तो I1 माइनस IG इंटू Q माइनस I2 प्लस IG इंटू S और माइनस IGG इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब ध्यान दो, अभी जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है ना, वो कैसा ब्रिज पढ़ा भाई? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब माना जाता है? अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तब माना जाता है जब उसमें ये बीच वाला जो सर्किट है ना, इसमें करंट कितना हो? 0, यानी IG की वैल्यू कितनी हो? 0 हो। और IG की वैल्यू 0 कब हो सकती है? तब हो सकती है व्हेन पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट D। यानी किसी तरीके से तुम B और D पॉइंट का अगर पोटेंशियल सेम कर दोगे ना, तो ये जो सर्किट है तुम्हारा BD वाला जो सर्किट है, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा तो तुम्हारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो कैसा हो गया? एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। क्लियर? तो ये जो कंडीशन हम मान के चलते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए मान के चलते हैं, तो IG की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब इन दोनों इक्वेशन में IG की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो क्या आ गया? ये आ गया I1P माइनस I2R इक्वल्स टू 0, और जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? I1P इक्वल्स टू I2R। क्लियर? इसे मैंने माना फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली यहां भी IG की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहां क्या बचा? I1Q माइनस I2S, और ये तो 0 हो ही गया, तो इक्वल्स टू 0, तो I1Q माइनस I2S इक्वल्स टू 0। ठीक है? अच्छा, 0 को उधर भेजेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा, 0 हटा दो यहां से। ठीक है? तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया, इसे मैंने माना अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो क्या आएगा बताओ भाई? I1P अपॉन में I1Q इक्वल्स टू I2R अपॉन में I2S। तो क्या होगा? I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। यही तो हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। अब यहां से P की वैल्यू निकालनी है, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि P अननोन रेजिस्टेंस था, तो R अपॉन S इंटू Q। क्लियर? बात आ गई समझ में? तो ये हमने ड्राइव कर दिया व्हीटस्टोन ब्रिज का, जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जो फॉर्मूला मिला था हमें, उसको भी हमने ड्राइव कर दिया। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? स्लाइड वायर ब्रिज
जिसे मीटर ब्रिज भी कहते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किसके प्रिंसिपल के पे काम करता है, जो अभी हमने पढ़ा ना व्हीटस्टोन ब्रिज, ये उसी के प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी बेसिकली यहाँ क्या होता है, तो यहाँ भी 4 रेजिस्टेंस होंगे, 4 में से 3 अननोन होंगे और एक क्या होगा, अननोन होगा। उसी अननोन की वैल्यू यहाँ पे भी निकालोगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, इसीलिए ये इसे क्या कहते हैं, मीटर ब्रिज या फिर स्लाइड वायर ब्रिज। लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है तो ऑब्वियसली तुम्हारा क्या होगा, P/Q इक्वल्स टू R/S के बराबर होगा ही होगा। ठीक है, चलो अब ध्यान समझना। मान लो ये जो R रेजिस्टेंस है ये एक अननोन रेजिस्टेंस है। कैसा, एक अननोन रेजिस्टेंस है। और ये जो S है ये नोन है, लेकिन ये वेरिएबल भी है, यानी कम ज्यादा तुम इसे कर सकते हो। तुम इसकी जगह एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगा सकते हो। ठीक है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगा सकते हो, यानी रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या, ये जो दिख रही है ना, यहां से यहां स्केल के ऊपर ये एक वायर है। ठीक है, ये क्या है, वायर है, जिसकी लेंथ हमने कितनी मानी है, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर के आसपास मानी है। ठीक है, और ये जो वायर है ये एलॉय वायर है। यहां पे हमने कौन सा वायर लिया है, एलॉय का वायर लिया है। ठीक है, ओके। अब साथ के साथ इसमें क्या है, यहां देखो ये जो दिख रहा है ना, ये स्ट्रिप जैसे, ये सारे के सारे तुम्हारे मेटल स्ट्रिप है, कॉपर स्ट्रिप है, कॉपर स्ट्रिप्स है। कॉपर की स्पेलिंग थोड़ी सी चेक कर लेना, मिस्टेक हो गई है। ठीक है, कौन सा स्ट्रिप है, ये कॉपर स्ट्रिप है। कॉपर स्ट्रिप यहाँ पे कनेक्ट कर दिया वायर से, और फिर नीचे से बैटरी और हम यहाँ पे की से कनेक्ट कर रहे हैं, और बैटरी में की हमने क्या कर दिया, अभी क्लोज कर दिया, तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। अब ये बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट पे एक वायर लिया, वायर के साथ गैल्वेनोमीटर को जोड़ा और उससे कनेक्ट कर दिया जॉकी। जॉकी बिल्कुल ऐसा होता है, जो दिख रहा है ना पेन जैसा, आगे से बिल्कुल शार्प होता है। अब ये जॉकी का काम क्या होता है, जॉकी का काम होता है नल पॉइंट ढूंढना। नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे, यानी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। और जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 शो करेगा, हम कहेंगे कि भाई हमारा जो ये ब्रिज है वो बैलेंस हो गया। क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ही प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसे भी हमें बैलेंस्ड करना पड़ेगा। तो ये जो जॉकी दिख रहा है ना तुम्हें, ये BD से कनेक्ट, ये जो एरो दिख रहा है ये है जॉकी। ठीक है, तो इस जॉकी को, ये जो वायर 100 सेंटीमीटर की जो तुमने वायर ली है, इस वायर के ऊपर स्लाइड करके हम क्या ढूंढते हैं, नल पॉइंट ढूंढते हैं। तो नल पॉइंट क्या होता है, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, नल पॉइंट इस वायर के ऊपर वो पॉइंट होता है जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। सो नो डिफ्लेक्शन या 0 डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन ही ना शो करे, या 0 डिफ्लेक्शन भी तुम कह सकते हो, वो शो करे। यानी अगर मान लो गैल्वेनोमीटर बिल्कुल ऐसा है ना, तो इसका जो निडल हो बिल्कुल स्ट्रेट हो ऊपर की तरफ, ना तो इधर की तरफ बेंड हो, ना नीचे इधर की तरफ बेंड हो। क्लियर, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नल पॉइंट। तो अब होता क्या, ध्यान से समझो। ये जो वायर है ना, वायर, इस वायर के ऊपर मान लो C पॉइंट से, ये वाला पॉइंट मान लो, इस पॉइंट से हमने क्या किया, ये जो जॉकी था इसको स्लाइड करना स्टार्ट किया। स्लाइड करते 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 मान लो इस वाले पॉइंट पे पहुंच गए। कहां पे पहुंच गए, ये इस वाले पॉइंट पे, कलर चेंज कर, मान लो इस पॉइंट पे पहुंच गए। और इस पॉइंट पे हमने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है ना वो 0 हो गया। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, यानी कि हमें एक नल पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया, नल पॉइंट मिल गया। और नल पॉइंट मिलते ही हम क्या कहेंगे कि भाई हमारा जो ब्रिज है वो क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। क्लियर, तो ये एक छोटा सा अरेंजमेंट है जो तुम्हें ध्यान रखना है। अब कुछ बातें और सुनो, यहां पे मैं स्मॉल r कंसीडर कर रहा हूं। स्मॉल r क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, यानी ये 100 सेंटीमीटर की जो वायर लगाई है ना, उसके 1 यूनिट लेंथ यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितना रेजिस्टेंस, स्मॉल r रेजिस्टेंस है कंसीडर किया। ठीक है, इस पूरे रेजिस्टेंस की लेंथ मान लो कितनी है, कितनी मानोगे, चलो L1 मान लो, नहीं सॉरी 100 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली इस पूरे वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। जॉकी को तुम स्लाइड करते हुए जब यहां पे ले गए तो नल पॉइंट मिला। नल पॉइंट का यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, L1 है, यानी A से D
है वो क्या है, L1 है, ठीक है। और D से C कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 100 माइनस L1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल लेंथ इज 100, तो अगर ये वाला लेंथ AD L1 हो गया तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 100 माइनस L1 हो जाएगा। क्लियर। अब अगर मुझे AD में रेजिस्टेंस निकालना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ AD, तो एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है क्या, तो L1 यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, L1 इंटू r। इसी तरीके से रेजिस्टेंस ऑफ DC निकालना हो तो क्या करूंगा मैं, अगर 100 माइनस L1 लेंथ का रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना, स्मॉल r, तो 100 माइनस L1 लेंथ का कितना होगा, तो 100 माइनस L1 इंटू r। क्लियर, ये रेजिस्टेंस आ गया तुम्हारा DC का, यानी D से C जो वायर है इस रेंज में तुम्हें कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, 100 माइनस L1 इंटू r, और A और D जो वायर है इसमें कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है तुम्हें, L1 इंटू r। क्लियर। अच्छा, ये जो है ना RAD, इसको मैं P कंसीडर कर ले रहा हूं और DC को मैं क्या मान लेता हूं, Q मान लेता हूं। क्लियर। तो अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये दिखने में वैसा ही नहीं लग रहा, ऊपर वाला रेजिस्टेंस R और इसके नीचे वाला जो L1 लेंथ का रेजिस्टेंस है उसको मैंने क्या माना, P। ऊपर वाला रेजिस्टेंस यहाँ का S और इसके नीचे का जो रेजिस्टेंस है 100 माइनस L1 लेंथ का, उसे मैंने क्या मान लिया, Q मान लिया। और क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्या शो कर रहा है भाई, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड है तो हमें पता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा, R अपॉन P इक्वल्स टू S अपॉन Q। होगा नहीं होगा भाई, ये है R तो R अपॉन P इक्वल्स टू ये है S तो S अपॉन Q। क्लियर, यही मैंने कर दिया यहाँ पे। अब मुझे P की वैल्यू पता है और Q की वैल्यू भी पता है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, R की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे भाई यहाँ से। तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो भाई, तो R अपॉन P, तो P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है L1 इंटू R, S अपॉन Q, Q की वैल्यू कितनी है 100 माइनस L1 इंटू R, तो R से R क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, R अपॉन L1 इक्वल्स टू S अपॉन 100 माइनस L1। अब तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है, R की वैल्यू निकालनी है, तो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू आएगा S अपॉन में 100 माइनस L1 और इंटू में। क्लियर। तो ये है तुम्हारा स्लाइड वायर ब्रिज, जिसे तुम मीटर ब्रिज भी कहते हो। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है जिसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। तो अगर पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है तो वोल्टमीटर भी तो यही करता है। तो देखो वोल्टमीटर भी बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करके हमें बताता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें कहीं का पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, बिल्कुल फिक्स चाहिए, तो वहां पे तुम किसका यूज करोगे, पोटेंशियोमीटर का यूज करोगे। यानी एक्यूरेटली रीडिंग अगर पोटेंशियल डिफरेंस की अगर तुम्हें कहीं चाहिए तो वहां पे तुम कौन से डिवाइस का यूज करोगे, पोटेंशियोमीटर का। वोल्टमीटर का यूज करना बहुत आसान है क्योंकि जस्ट इंस्ट्रूमेंट है, उसको ले जाओ कनेक्ट करो, तुम्हें रीडिंग तुरंत दे देगा, निडल इस तरीके से घुमा के और रीडिंग बता देगा तुम्हें कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वहां पे। लेकिन पोटेंशियोमीटर एक पूरा अपने आप में एक अरेंजमेंट होता है, उसको पूरा एक सेटअप करना पड़ता है और उस सेटअप के बाद तुम्हें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलता है। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस used to measure an unknown EMF और potential difference accurately। यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, साथ के साथ अननोन EMF को भी ये मेजर कर। यहां समझो इसे, पोटेंशियोमीटर। यहाँ पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर में सबसे पहले एक कुछ लेंथ की वायर होती है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 4 मीटर लेंथ की एक वायर ले ली है, ठीक है। और इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं हम किसके साथ, एक किस बैटरी के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक बैटरी की ले लो, इसके साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ लाके वापस से इसे। चलो अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ अरेंजमेंट दिया है। तो ये मान लो जो AB दिख रहा है, AB क्या है, एक वायर है जिसकी लेंथ फ्यू मीटर, नियरली 4 to 10 मीटर रखते हैं। तो मान लो 4 मीटर का मैंने एक वायर ले लिया। AB क्या है, AB एक 4 मीटर की वायर है, ठीक है। और इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। और बैटरी के साथ यहाँ क्या लगा दिया, ऑब्वियसली एक की लगा दिया।
क्लियर। मान लेते हैं इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है। ठीक है, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दैट इज V। ओके, तो मान लेते हैं पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल अगर V है तो नेगेटिव साइड का पोटेंशियल तुम कितना कंसीडर कर लो, 0 कंसीडर कर लो। ठीक है, या यहाँ का मान लो V1 तो यहाँ का V2 कर लो, V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू V होगा। क्लियर। चलो, तो अगर मान लो यहाँ का पोटेंशियल V है तो इस A पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा V, और B पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, बात आई समझ में। A पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा V और इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। हमने मान लिया जो वायर की लेंथ है वो उसको हमने कितना मान लिया, L लेंथ मान लिया। वायर की जो लेंथ है उसको मैंने क्या माना, L लेंथ माना। अब ध्यान से समझना, अगर मैं कहूं कि A और B जो वायर है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो तुम कहोगे भाई इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है, तो V पोटेंशियल डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है और बैटरी और वायर के बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। तो जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे बैटरी का है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा, वायर का भी होगा। क्लियर। हाँ, अगर मान लो मैंने यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया होता तो कुछ पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होता, फिर तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप A पॉइंट का B पॉइंट का कुछ और हो जाता। क्लियर, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पे L लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, V पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो एक यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो V by L होगा। कितना होगा भाई, V अपॉन L पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और ये जो V अपॉन L है ना, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसे K से रिप्रेजेंट करता है। तो एक यूनिट लेंथ में हमारा कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो मान लो K पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो अगर मान लो मैं यहां से A से आगे मूव कर रहा हूं, मान लो इस पॉइंट पे पहुंचा, ये कोई पॉइंट है D, ठीक है, और A से D की जो लेंथ है वो है स्मॉल l, तो मैं कहूंगा इस स्मॉल l यानी AD का पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, यानी मैं पोटेंशियल ड्रॉप पूछ रहा हूं AD का। तो एक यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, V by L यानी K। तो इस L में कितना होगा, तो सिंपल तुम क्या करोगे, K को L से मल्टीप्लाई कर दो। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AD इज इक्वल्स टू KL। इसी तरीके से मान लो मैं A से घूमता हुआ पहुंच गया इस पॉइंट पे जिसे मैंने कहा E। अब मैं तुमसे कह रहा हूं फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AE। तो तुम्हें पता है एक यूनिट लेंथ का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, K यानी V by L है। तो भाई यहां से यहां तक का जो लेंथ है उसको मान लो मैंने कहा L1। तो इस L1 लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एक यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, K है, तो L1 लेंथ का कितना हो जाएगा, L1 लेंथ का होगा K इंटू L1। तो इस तरीके से तुम एक एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में। क्लियर, बात आई समझ में। तो ये होता है तुम्हारा पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर के कुछ यूजेस होते हैं। क्या क्या यूजेस होते हैं, तो अगर मान लो मैं इस पोटेंशियोमीटर के अंदर एक अननोन सेल कनेक्ट कर दूं और उस अननोन सेल की ईएमएफ कितनी है वो फाइंड करना हो तो वहां पे यूज होता है। और अगर मान लो दो ईएमएफ वहां पे दो सेल कनेक्ट कर दूं तो उन दोनों ईएमएफ को कंपेयर करना है, ठीक है, या उनमें से कोई एक पता है दूसरे को पता करना है, तो वहां पे भी पोटेंशियोमीटर का यूज होगा। और अगर किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो वहां पे भी पोटेंशियोमीटर का यूज होता है। क्लियर, चलो अब देखते हैं थोड़ा। सबसे पहला जो हमारा एप्लीकेशन है वो क्या है, टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। मान लो ये जो ऊपर है ये एक बैटरी है, ये जो है इसको बैटरी मान, क्या है, बैटरी, और नीचे जो है वो हमारा क्या है, सेल है, और इसकी ईएमएफ क्या है, अननोन है, जिसकी वैल्यू तुम्हें बतानी है, ठीक है, फाइंड करके बतानी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स हैं जो उनको ध्यान से देखना। रूल ये कहता है कि भाई जो पोलैरिटी जो होनी चाहिए ना बैटरी और ये जो सेल उनकी सेम होनी चाहिए, यानी बैटरी का जो इधर पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, यानी पॉजिटिव ही पॉजिटिव से ऐसे कनेक्ट होना चाहिए। क्लियर, यानी मान लो बैटरी का इधर पॉजिटिव टर्मिनल है और सेल का अगर गलती से तुम इधर नेगेटिव कर दोगे ना तो फिर वहां पे सारा का सारा सर्किट ही गलत हो जाएगा, फिर वहां पे कोई भी रूल एप्लीकेबल पोटेंशियोमीटर का नहीं होगा। तो अननोन ईएमएफ अगर तुम्हें फाइंड करना है
तो पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ, पोलैरिटी ऑफ बैटरी एंड पोलैरिटी ऑफ सेल शुड बी सेम। तो पहला तो यह है पोलैरिटी वाला, पोलैरिटी ऑफ बैटरी एंड सेल शुड बी सेम, शुड क्या मस्ट बी सेम, सेम होने चाहिए। दूसरा रूल क्या कहता है, पहला रूल समझ में आ गया। अब इसका दूसरा रूल पता है क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि जो बैटरी का ईएमएफ होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए इससे, यानी यहां जो सेल का ईएमएफ होगा इज ऑलवेज लेस देन, क्या इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ ऑफ बैटरी, यानी ईएमएफ ऑफ बैटरी greater than the EMF of cell, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर, बात आई समझ में। चलो अब देखते हैं इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं ये जो हमारा बैटरी है ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो जो AB वायर है इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V ही होगा, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस AB वायर का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई, V होगा। क्लियर, मान लेते हैं जो AB वायर है इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ मान लेते हैं कैपिटल एक बार को। इस AB वायर की लेंथ कितनी है, कैपिटल है। तो ऑब्वियसली L लेंथ में V पोटेंशियल ड्रॉप, तो एक यूनिट लेंथ में V by L which is equals to पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हमें पता है। अब ये अननोन ईएमएफ हमने कनेक्ट कर दिया है ए पॉइंट से इस तरीके से वायर के साथ, यहां लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और ये हमारे पास कोई एक रेजिस्टेंस बॉक्स टाइप में है, ठीक है, और ये कनेक्ट कर दिया यहाँ पे जॉकी के साथ। तो देखो अब करना क्या होता है, अब जॉकी को ना ए बी वायर के ऊपर स्लाइड करके वही नल पॉइंट ढूंढना होता है। जिस तरीके से नल पॉइंट तुम लोगों ने स्लाइड वायर ब्रिज में ढूंढा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी नल पॉइंट। अब मान लो यहां से तुम B पॉइंट से, इस B पॉइंट से तुम अपने जॉकी को ऐसे स्लाइड करते 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 यहां पहुंचे, और मान लो ये J पॉइंट पे पहुंच गए, और J पॉइंट पे पहुंचते ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना हो गया, 0 हो गया। तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब है कि ये जो हमारा वायर है, इस वायर के अंदर करंट कितना हुआ, 0 हो गया, है ना। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होने का, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब क्या है कि उस सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो अगर यहां करंट 0 तो यहां भी करंट 0, यहां भी करंट 0, यानी इस पूरे सर्किट के अंदर करंट क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब यह है कि करंट यहां से अगर I करंट आ रहा है, A जंक्शन पे पहुंचा, तो वो नीचे नहीं जा रहा, अब वो पूरा का पूरा करंट इसी सर्किट में इस तरीके से आगे मूव कर जा रहा है, ठीक है, और फिर वापस घूम के कहां पहुंच रहा है, बैटरी के पास पहुंच रहा है। क्लियर, यानी जो नीचे वाला सर्किट है, नीचे वाले सर्किट में कोई करंट नहीं है। तो कोई करंट नहीं होने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एट पॉइंट J इज इक्वल टू पोटेंशियल एट, मान लो नीचे पॉइंट मान लो, क्या मानोगे भाई, G मान लो, ये इस पॉइंट को मान लो G, ठीक है, इस पॉइंट को मान लो G। पोटेंशियल एट पॉइंट J इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट G, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तभी तो हमारा क्या है भाई ठीक है, तभी तो हमारा उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब ध्यान से समझना मेरी बात है, अगर मान लो कि इसके अंदर कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, ध्यान से समझना, ए से जे पॉइंट का कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ए से जे पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप, मान लेते हैं ये लेंथ जो है वो स्मॉल एल है, तो एक यूनिट लेंथ का कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है के, तो एल यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, के एल। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AJ इज इक्वल्स टू KL। क्लियर, A से J पॉइंट का जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कितना हुआ, KL हुआ, ओके, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, बहुत ध्यान से समझना, मैंने कहा ये वाला पॉइंट है, तुम इधर से आगे मूव कर रहे हो, और ये सेल दिख गया, सेल का ईएमएफ कितना है, E है, ठीक है। तो ये पॉइंट, इसको कुछ मान ले क्या, इसको चलो E मान, F मान लेते हैं। F और G पॉइंट के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो E होगा, क्योंकि बीच में हमारा EMF तो है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो मिल रहा है ना, कितने का, EMF ऑफ द सेल का। करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो कहीं पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, तो कहीं पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो F और G में तुम्हें कितने का पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा, E का।
यानी यहां का पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, पूरा का पूरा E हुआ, और ऊपर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, AJ का हुआ K इंटू एल, है ना। यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, KL हुआ। और क्या ये KL E के बराबर होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि भाई J हमारा नल पॉइंट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल टू दिस पॉइंट का पोटेंशियल, और इस पॉइंट का A पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, F पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। तभी तो तुम्हारा करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी AJ का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही तुम्हारा FG का भी पोटेंशियल होगा, और FG का पोटेंशियल कितना है, E है, और AJ का पोटेंशियल कितना है, KL है, तो KL इक्वल्स टू E। इस तरीके से तुमने अननोन EMF का EMF फाइंड कर लिया। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, कंपैरिजन है दो सेल का। तो जैसे तुमने एक सेल अभी फाइंड करा ना, उसी तरीके से दो सेल भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या, वही 400 सेंटीमीटर यानी 4 मीटर की वायर ले ली। अरेंजमेंट इस तरीके की, 4 मीटर बहुत बड़ा होता है, तो एक एक मीटर वायर को इस तरीके से रोटेट किया। 1 मीटर का ये वायर, फिर 1 मीटर का ये, 1 मीटर का ये, 1 मीटर का ये, तो 4 मीटर का वायर यहाँ रियोस्टेट के साथ कनेक्ट कर दिया। एमीटर ये हो गया तुम्हारा बैटरी, ठीक है। और यहाँ पे वो दो EMF E1 और E2, ऑब्वियसली दोनों की पोलैरिटी देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, ठीक है, पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। तो जब तुम्हें E1 को निकालना है तो इसको किससे के साथ कनेक्ट कर दो, E1 वाले सर्किट के साथ कनेक्ट कर दो और अपना नल पॉइंट ढूंढो, ठीक है। मान लो तुम्हारा नल पॉइंट यहाँ मिला, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L1 लेंथ है। L1 लेंथ पे तुम्हें E1 के रिस्पेक्ट में क्या मिल गया, नल पॉइंट मिल गया। तो E1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E1 इक्वल्स टू आएगा K इंटू L1। अभी समझा ना। इसी तरीके से अब E2 इस यहां से हटा के अब कनेक्शन E2 के साथ जोड़ दो। अब मान लो जॉकी को स्लाइड करो, जॉकी को स्लाइड करते करते मान लो यहाँ पे तुम्हें नल पॉइंट मिल गया, और ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, L2। तो E2 इक्वल्स टू क्या हो गया, K इंटू L2। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो कैंसल होते ही क्या आ गया, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, मिल गया, ठीक है। और इस इक्वेशन का यूज करके दोनों में से कोई एक EMF अगर गिवन है तो दूसरा वाला भी तुम फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे मान लो E1 फाइंड करना है तो क्या आएगा, L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू E2। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जो हम सेल कनेक्ट कर रहे हैं, इस सेल का तुम्हें क्या फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो वो भी फाइंड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो क्या है इसमें, जैसे यहाँ पे तुम्हें एक की दिख रहा होगा यहाँ पे K1, और दूसरा की यहाँ पे दिख रहा होगा K2, और इसके साथ कनेक्ट एक रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ पे एक हमने EMF लगा दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा बिल्कुल वही पोटेंशियोमीटर वाला वायर, ये रहा तुम्हारा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर का वायर। इसके साथ अब फिर मैंने बैटरी और रियोस्टेट की वगैरह को कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ से हमने अपना सेकेंडरी सर्किट जिसमें अपने EMF, जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना उसको हमने कनेक्ट कर दिया। दो कीज है हमारे पास। तो सबसे पहले कंडीशन के अंदर हमने की K1 को क्या किया, क्लोज, ठीक है, और K2 को रखा ओपन। ये जो K2 की है इसको क्या रखा, ओपन, और K1 को क्या रखा हमने, क्लोज रखा, ठीक है। K1 हमारा कैसा है, फर्स्ट कंडीशन के अंदर K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन, ठीक है। तो जो हमारा पोटेंशियल, मान लो जॉकी को स्लाइड करा और जो हमें नल पॉइंट है वो L1 लेंथ पे मिला, तो हमारा E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K इंटू L1। क्लियर? अब क्या करो, ये जो K2 को तुमने ओपन किया था, अब इसे क्लोज्ड कर दो। क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जनरेट हो जाएगा, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बॉक्स उसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अब तुम बैलेंस पॉइंट फिर से फाइंड करो अपने जॉकी को स्लाइड करके, ठीक है। एक बैलेंस पॉइंट फाइंड करोगे, किसके लिए, जो यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा उसके लिए। क्लियर? तो अब जो तुम्हारा मान लो कहीं पे सेकंड कंडीशन के अंदर, मान लो पहले कंडीशन के अंदर L1 लेंथ पे तुम्हें अपना नल पॉइंट मिला, और सेकंड कंडीशन में L2 लेंथ पे तुम्हें अपना नल पॉइंट मिला, ठीक है। तो जैसे E इक्वल्स टू K L1 आया, उसी तरीके से V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K इंटू L2। अब इन दोनों को डिवाइड करो, तो E अपॉन V इक्वल्स टू क्या आएगा, L1 अपॉन L2। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है, तो यहाँ पे देखो V की जगह E आ गया, R की जगह एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, एंड V इक्वल्स टू IR भी होता है। अब इन दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने पे हमें ये रिलेशन मिला। जब इसको फर्दर तुम आगे सॉल्व करोगे
तो इंटरनल रेजिस्टेंस का तुम्हें फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या आ गया? स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू L1 माइनस L2 अपॉन L2। तो L1 L2 क्या है? हमारे नल वो लेंथ है जिस लेंथ पे हमें नल पॉइंट्स मिल रहे थे। क्लियर? तो ये है तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल बाय अ पोटेंशियोमीटर। क्लियर? तो ये हमने खत्म कर लिया पोटेंशियोमीटर को भी आज काफी अच्छे से। तो अब हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी टॉपिक्स थे उन सभी टॉपिक्स को आज हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। तो अब क्या करना है आप लोगों को, इस चैप्टर में के जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, न्यूमेरिकल्स, उन सबको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। और अगर कोई चैप्टर से रिलेटेड डाउट आता है, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें प्रॉब्लम आता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, सारी चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज करो। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन में हमारा मैग्नेटिक चैप्टर स्टार्ट होगा और भी सारे के सारे चैप्टर हम बहुत ही जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। और अगर आज का सेशन आपको इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग लगा हो तो क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर भी करना है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम पास है। तब तक के लिए बाय।